बचपन, जिसके राइटर कौन है? कृष्णा सोबती। तो ये अपने बचपन के बारे में कुछ बता रही हैं इस चैप्टर के थ्रू। आवाज आ रही है ना क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। अब ये मैं कौन है? ये राइटर है। ये बोल रही हैं मैं तुम्हें अपनी बचपन की ओर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें अपनी पुरानी बातें बताऊंगी, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। अब ये अपने एज के बारे में बता रही हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ या तुम्हारी नानी जैसी भी हो सकती हूँ, बड़ी बुआ भी और मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी। अब ये जो राइटर है ये अपने बारे में बता रही है कि मैं खुद को इस समय बड़ा महसूस करने लगी हूँ, ऐसा लगने लगा है कि मैं उम्र में बड़ी हो गई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। अब ये बता रही है कि एज के साथ साथ मेरे पहनने ओढ़ने में यानी मेरे कपड़ों में, ड्रेसिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबको आवाज आ रही है? यस मैम। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। वो बता रही है कि जब उनकी एज कम थी, वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, सारे रंगों के बारे में बता रही है कि ऐसे ऐसे रंग मैं पहना करती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। अब क्या उनका मन करता है कि कुछ सफेद पहनो या कुछ सादा सिंपल पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। अब मुझे हल्के रंग पहनना अच्छा लगता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। दशकों में यानी जो मेरी उम्र के पिछले पुराने साल जो गुजर गए हैं, जब मैं थोड़ा यंग थी, तो मैंने कई तरह के कलरफुल और कई तरह के डिजाइन वाले कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। पहले मैं इस तरह के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती। हेलो मैम। हाँ मैम, ये आप कहाँ पे हैं? तुम्हारा हिंदी की बुक का चैप्टर 2 बचपन, और ये पैराग्राफ जो है सेकेंड वाला पैराग्राफ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। अब वो अपने बारे में बता रही हैं कि बचपन के कुछ मेरे कपड़े, कुछ फ्रॉक हैं जो मुझे अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, और उनकी एक फ्रॉक थी जो उनको बहुत पसंद थी। कैसी थी? हल्की नीली और धारीदार फ्रॉक। वो अपने बचपन के कपड़ों के बारे में, बचपन की यादों के बारे में बता रही हैं। कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? ये स्टोरी राइटर अपने बारे में बता रही हैं, अपने पुरानी दिनों को याद कर रही है, बचपन के दिनों को। और इनका नाम क्या है? कृष्णा सोबती। क्या नाम है? कृष्णा सोबती। और ये अपने लाइफ के बचपन के टाइम को याद करके ये चैप्टर में बता रही। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ, मतलब अपने पूरे फ्रॉक के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। चुन्नटों वाला मतलब सिलाई, जो मोड़ मोड़ कर कपड़ों को सिला जाता है, जो फ्रॉक में अक्सर होती है। तो वो अपने फ्रॉक के बारे में बता रही है, उसका डिजाइन कैसा था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, नीचे उसमें गुलाबी रंग का कुछ घेर था, सजाने वाला था। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। अभी अपने बचपन के बारे में याद करके बता रही है कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, तो जब उस जमाने में कैसे कपड़े पहनते थे, एकदम रंग बिरंगे रिबन
बालों में लगाते थे और फ्रॉक में हमेशा जेब हुआ करती थी और वो अपने पुराने समय के अच्छे अच्छे दिनों को याद करके बता रही हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। वो अपने एक और कपड़े के बारे में बता रही हैं। फिर 2 ट्यूनिक भी याद है उनको, अपनी 2 ट्यूनिक भी याद है। वो लड़कियों की ड्रेस होती है फ्रॉक जैसी, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। कोटी क्या होती है? जो कपड़ों के ऊपर से हम लोग पहनते हैं। तो ये अपने सारे कपड़ों को याद कर रही हैं। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है। इनको अपने मोजे स्टॉकिंग्स सब याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। बचपन में इनको खुद से अपने मोजे धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। इनके घर में स्ट्रिक्ट रूल था कि अपने मोजे किसी से धुलवाने नहीं है, खुद से धोने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह, इतवार मतलब संडे, इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। हाँ, तो बता रहे हैं कि हम सारे बच्चे संडे के दिन अपने मोजे धोया करते थे, जो भी कुछ काम था करते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। और संडे के दिन जब स्कूल बंद रहती थी तब हम सारे बच्चे सॉक्स के साथ साथ अपने शूज भी पॉलिश किया करते थे, उसको चमका कर रखते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। इनको अपने बचपन का याद है कि बचपन में जब संडे के दिन स्कूल वाले शूज को पॉलिश करते थे तो जब जूतों पर ब्रश रगड़ते थे तो एकदम चमक आ जाती थी जूतों में। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो बता रही हैं कि बचपन में तो हम करते ही थे लेकिन आज भी मुझे बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। वो बता रही हैं कि बचपन में तो अलग तरह का जमाना था लेकिन आज के समय में बहुत सारे नए नए डिजाइनर शूज आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है और ये भी कहना पड़ेगा कि आजकल के जमाने के जो शूज हैं वो बहुत ज्यादा आरामदेह है पहले के मुताबिक। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। क्या होता था? जब हमें नए जूते मिला करते थे तो छालों का इलाज, मतलब पुराने जमाने में जब ये छोटी थी, जब इनको नए शूज मिलते थे स्कूल जाने के लिए तो इनके पैरों में छाले आ जाया करते थे क्योंकि पुराने समय वाले जो जूते थे वो इतने आरामदायक नहीं थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे और जब उन जूतों को पहनकर लंबे सैर पर पैदल जाना पड़ता था तो रुई यानी कॉटन भी जरूर रखते थे क्योंकि पैर जो थे वो बहुत ही छिल जाया करते थे, उनमें छाले हो जाते थे। तो शूज के ऊपर पहले कॉटन या रुई को लगा कर जाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। ये बता रही है राइटर कि तुम जो अभी आजकल के बच्चे हो और इनका जो बचपन था उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर मतलब सैटरडे को कहते हैं, तो हर सैटरडे को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था और ये बहुत ही मुश्किल काम था। हाँ, शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी और उसका इतना टेस्ट खराब था कि पीने के पहले से ही वो टेस्ट उसका नाक में स्मेल आने लगता था। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे और ग्लास छोटे छोटे रहते थे जिन पर जितना लेना है, जितने मात्रा में लेना है वो एक निशान रहता था। उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी कि उन्हें देखते ही उल्टी आने लगती थी, खराब लगने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आवाज आ रही है ना? तो राइटर सोचती है कि आज भी उनको ऐसा लगता है कि वो जो कड़वी, जो गंदी, जो
ऑयल जो पिलाया जाता था, जो दवा पिलाई जाती थी इनको, वो ना भी पीती आज तो भी इनकी सेहत अच्छी ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब राइटर कह रही हैं कि अब हम ये भी बताएंगे कि उस समय में और आज के समय में क्या क्या बदलाव आ चुके हैं। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां मतलब इंटरेस्ट। तो बचपन में जो अच्छा लगता था पहले के समय के बच्चों को और आज में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन एक डिवाइस थी पुराने समय में, वो कुछ घरों में रहते थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, टीवी और रेडियो कुछ नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। बचपन में आइसक्रीम नहीं थी, क्या था? कुल्फी था। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। और हम लोग जब शरबत पिया करते थे, आज के जमाने में क्या चलता है? पेप्सी चलता है, कोक चलता है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। और उस समय कोक भी नहीं था, क्या था? लेमनेड और विम्टो एक प्रोडक्ट था, वो था। ये भी ड्रिंक थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे और वेंगर्स और डेविस्को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा दिलाने वाली होती थी। ये जगहों के नाम बता रही हैं उस जमाने में जो चीजें फेमस थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। और हमेशा हर दिन किसी ना किसी की ड्यूटी लगती थी भाई बहनों में से कि वो जाकर ब्राउन ब्रेड खरीद कर लाएगा। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। शिमला मॉल उनके घर के काफी पास था। अब ये बचपन के बारे में सारी चीजें बता रही हैं जो जो इनको याद है। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वो बता रही है कि मेरे घर से करीब थोड़ी सी दूर पर एक छोटी सी चढ़ाई थी, उसके बाद हम लोग गिरजा मैदान पर पहुंच जाया करते थे। वहां से उतराई उतरते और मॉल पर, और वहां से नीचे उतरते थे तो क्या आ जाता था? मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। और कन्फेक्शनरी काउंटर जो था, जहां पर बेक चीजें मिला करती थी, वहां पर तरह तरह की पेस्ट्री चॉकलेट की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। और हमारे घर में ये रूल था कि एक वीक में सिर्फ एक दिन में हम चॉकलेट खरीद कर खा सकते हैं। किसके घर की बात हो रही है? कौन बता रहा है? राइटर बता रही हैं, लेखिका बता रही हैं। लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। ये अपने बचपन की सारी बातें बता रही हैं। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद सबसे ज्यादा पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। और ये बता रही हैं कि इन्हीं के पास सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। जब मैं दुकान पर जाती थी, मैं चॉकलेट खरीदती थी तो कभी नहीं खाती थी। शोर मत करो, आवाज आ रही तुम लोग। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेके खाती। और ये बता रही है कि मैं जब भी चॉकलेट खरीदती थी, टॉफीज खरीदती थी, तो मैं तुरंत कभी नहीं खाती थी। घर जाकर उसे रख देती थी। बातें मत करो। घर जाकर उसे रख देती थी और खाने के बाद आराम से बिस्तर में मजा ले लेकर खाती थी। शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं। शिमला की एक चीज थी काफल, वो भी बहुत याद आते हैं उनको। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी। कसमल, वो एक फ्रूट था। कौन सा फ्रूट था? काफल, शिमला में मिलता है। उसको भी उनकी बहुत याद आती है। सोच कर ही मुंह में पानी भर जाए, इतने टेस्टी लगते थे, इतने याद आते हैं कि सोच कर भी उनके मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट का एक और अजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। मतलब बहुत सारी बचपन की टेस्टी टेस्टी चीजें इनको याद आ रही हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी, अब वह नजर ही नहीं आती।
पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ या कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, ऊपर की ओर चौड़ी चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए। और चने जो थे उसका कोन रहता था, कोन में दिए जाते थे, जिससे चने खाने में बड़ी आसानी होती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों के हर बच्चों को आता था। मतलब ये बता रही है जब हम लोग चना खाया करते थे तो उस जमाने में एक गाना आया करता था, उसको सारे बच्चे याद रखते थे, सारे बच्चे उसको गाया करते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुकवाते, पर गिरजा मैदान घूमते तक यह पुड़िया चलती। और गिरजा मैदान घूमते घूमते ये चना खाते थे और ये पुड़िया जो थी ये चलती थी। कौन सी पुड़िया थी? चने के साथ जो मसाला आता था उसकी पुड़िया। चना जोर गरम। हाँ, चना जोर गरम। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। और चलते रहते थे और एक एक चने को खाते जाते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए। अब शिमला में कोई जगह है शिमला रिज, बचपन में ये बताती है कि वहां पर भी इन्होंने बहुत मजे किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। ये बता रही है कि शिमला में जब रहते थे तो वहां पे हर बच्चे को कभी ना कभी घोड़े की सवारी करने का मौका मिल ही जाया करता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। बता रही हैं कि जब ये नानी के घर जब ये जाती थी तो वहां पर खूब अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर घोड़े थे, एकदम तंदुरुस्त। उनकी बात फिर कभी, चलो उनकी बात बाद में बताएंगे, अभी कुछ और बातें बता रही हैं वो। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, और बचपन में जब शाम होती थी तो रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बढ़ती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। और चर्च की घंटियां और जो भी आवाजें आती थी उनकी दूर दूर तक आवाज फैल जाती थी। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं खुद कह रहे हैं कुछ। तो जब चर्च की घंटी बजती थी और बहुत अच्छा वातावरण जाता था तो ऐसा फील होता था कि जो प्रभु यीशु हैं वही कुछ कह रहे हैं इन घंटियों के थ्रू। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है और सामने सनसेट हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। अब शिमला के बारे में, शिमला की सीनरी बता रही है ये कि शिमला में जब रात होती थी तो दूर पहाड़ जो थे वो अंधेरे होने के साथ साथ डार्क होने लगते थे और धीरे से सब लाइटें जल जाती थी और लाइटें टिमटिमाने लगती थी। मैम गौरव गाली दे रहा है मैसेज से। ढंग से रहो और शांति से सुनो, तुम लोग बोलो नहीं। हाँ, रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानें की चमक के भी क्या कहने थे। और उस जगह पे जहाँ ये रहती थी वहां की जो मॉल की दुकानें थी, वहां के जो मार्केट थी वो बहुत अच्छी लगती थी। स्टैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब स्टैंडल पॉइंट भी शिमला में एक जगह है, बता रही कि वहां पर भी जो भीड़ हुआ करती थी, वहां पर जो शोर था वो भी याद है इनको। छोटे छोटे डिब्बे जिसमें शोरूम, सर्वस स्टैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका एक ट्रेन थी, उसका मॉडल बना हुआ था, यानी कि उसका एक छोटा एग्जाम्पल था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छतरी वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें।
मतलब जो ट्रेन में जितनी चीजें होती है स्टेशन पर सबका एक मॉडल छोटा सा बनाकर रखा हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। और बता रही कि वो जो ट्रेन थी वो बहुत तेज चला करती थी उस जमाने में, और कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, और जब भी हवाई जहाज की आवाज आने लगती थी दिल्ली में तो सारे बच्चे दौड़कर देखने जाया करते थे बाहर। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और ऐसा लगता था कि आसमान में एक बहुत भारी भरकम पक्षी जो है वो पंख फैलाकर उड़ता जा रहा है। ये देखो वह गायब, और जैसे ही वो लोग भागकर दौड़कर देखने आते थे तुरंत थोड़ी देर में वो प्लेन जो था वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकानों के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वो दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वो बता रही है कि इन सब चीजों के बाद एक और दुकान बहुत यादगार है मेरे लिए, जहां पर मैंने आंखों का चश्मा बनवाया था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। मतलब जब शुरू में स्टार्टिंग में चश्मा लगाती थी तो इनको बड़ा अजीब सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। तो जब भी ये चश्मा लगाकर निकलती थी तो जो भी इनको देखता था सब यही पूछते थे कि तुम्हारी आंखों में कोई दिक्कत है क्या, इस उम्र में ऐनक, इतनी जल्दी तुमने चश्मे लगवा लिए, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। और जब इनसे सब कहते थे कि तुम दवा खाया करो, ये पिया करो, ये खाया करो, तो ये क्या कहती थी कि डॉक्टर ने बोला है कि कुछ दिन तक पहनूंगी उसके बाद चश्मा हट जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। वो बता रही हैं कि बचपन में डॉक्टर ने कहा तो था कि चश्मा कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन आज इतनी एज हो गई है फिर भी मेरा चश्मा अभी तक उतरा नहीं। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। वो बता रही है कि उनकी आंखों का जो नंबर कम होता गया जिम्मेदार वो खुद है। कौन है? राइटर। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। और ये बता रही है कि इनकी आंखों की आईसाइट इतनी कमजोर क्यों हो गई, क्योंकि ये रात में टेबल लाइट में काम किया करती थी दिन की रोशनी को छोड़कर। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। और जब इन्होंने फर्स्ट टाइम चश्मा लगाया था तो इनका कजन था, उसने इन्हें छेड़ा था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की कोई मालूम सूरत बनी लंगूर की। और वो उनको चिढ़ा रहा था, उनका जो भाई था उनको छेड़कर चिढ़ा रहा था और ऐसी ऐसी बातें कह रहा था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, और वो चिढ़ गई कि मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। पर शेर बुरा ना लगा, लेकिन उसने जो कविता कही, जो शेर कहा, वो उनको भी पसंद आया। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती ही रही। वो बता रही है कि जब मेरा सब मजाक उड़ा रहे थे, मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाकर चला गया तो मैं अपने रूम में गई, अपने चश्मे को लगा कर देखा, फिर निकाल कर देखा, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, उन्होंने अपने आप के बारे में सोचा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा फिर भी और मजाक किया। और वो चश्मा लगा लगा कर अपने ऊपर सर पर टोपी लगा रही हैं, कुछ और कर रही हैं, और वो देखकर खुद का ही मजाक समझ रही है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। वो बता रही है जब फर्स्ट टाइम उन्होंने पहना था तब थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन आज इतने सालों बाद मेरे चेहरे के साथ चश्मा भी मिक्स हो चुका है। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब वो इतना यूज्ड टू हो गई है चश्मे के साथ कि अब चश्मा नहीं पहनती हैं तो उन्हें खाली खाली सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, अच्छा हाँ, मुझे वो टोपा याद आ गया, वो टोपी, वो कैप याद आ गई, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मतलब ठंड के दिनों में शिमला में वो सिर पर टोपी लगाया करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, उनके पास कई कलर की कैप्स हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली
हिमाचली टोपियां। वो बता रही हैं कि कितना सुंदर लगता था उस समय, उस जमाने में कलरफुल रंग बिरंगी टोपियां पहनने में। समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, तो बताओ लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी? कौन बताएगा? कौन बता रहा है? जो राइटर है वो बचपन में क्या काम करती थी संडे के दिन? मोजे धुलती थी और शूज को भी मैम, पॉलिश किया shoes। जाता था ना। हाँ यस मैम। सर, चैप्टर हो गया, चैप्टर हो गया। एंड कर दीजिए ना। उस समय में लेखिका को और आज के समय में क्या अंतर लगता है? कौन कौन सी बातें वो सोच रही है कि पुराने समय में जब वो बचपन में छोटी सी थी और आज जब वो इतनी बड़ी हो गई है तो क्या क्या बदलाव आ गए?